अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग ओवरऑल स्ट्रेटजी प्लानिंग समझेंगे कि रीजनिंग को पढ़ने के लिए रीजनिंग ये जो सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, इसके टॉपिक्स को समझना है, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किन क्वेश्चंस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किन टाइप्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा पूछे गए हैं, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीजीएल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रेटजी प्लानिंग बताई गई है रीजनिंग की। So, disclaimer: the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner and have any images used in this deck and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Thank you. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज बोनस टिप्स। अब यहां पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है बोनस टिप्स के बोनस टिप्स इसके अंदर क्या होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले बताया गया कि एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में अगर बात करी जाए तो वो आपके लिए 6 to 8th क्लास तक की जो बुक्स होती हैं ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसके अंदर आपको जनरल नॉलेज दी होती है। अब जैसे आप एनालॉजी के क्वेश्चंस करते हैं, इसके अंदर वर्ड एनालॉजी स्पेशली अगर आप कर रहे हैं तो वर्ड एनालॉजी के अंदर सारा जो जनरल नॉलेज होता है वही इसके अंदर आता है। तो जो सोशल साइंस की बुक हो गई, सोशल स्टडीज की बुक हो गई, जनरल नॉलेज की जो बुक हो गई 6 to 8th क्लास तक की, दैट विल बी हेल्पिंग फॉर यू टू बिकम अ रीजनिंग एक्सपर्ट। रीजनिंग को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से करने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए उसके अंदर अगर आप उसके बेसिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो 6 to 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकती हैं। इसके बाद पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं तो 2015 से लेकर के 2024 तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं, ट्रेंड एनालिसिस जो है कि किस चैप्टर से, किस पर्टिकुलर चैप्टर से, किस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 इयर्स का एनालिसिस अलग करिए और 5 ईयर का एनालिसिस अलग करिए, या लास्ट 5 इयर्स के अंदर क्या पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का। आफ्टर दैट स्पीड और एक्यूरेसी, इस पर बहुत ध्यान रखना है। स्पीड कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, जो कि काफी जल्दी हो सकता था। इसी के साथ साथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या उस क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया उसके सही होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं, या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसमें कितने आपके ठीक हो रहे हैं। तो एक्यूरेसी भी चाहिए उसके अंदर। टारगेट 1 मिनट पर क्वेश्चन इन मॉक। मॉक के अंदर जब कभी भी आप मॉक करें तो कोशिश ये करें कि 1 मिनट पर क्वेश्चन का एवरेज आना चाहिए। आफ्टर दैट शॉर्टकट्स दे रखे हैं। लर्न ट्रिक्स फॉर कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म। अब कोडिंग डिकोडिंग के शॉर्टकट्स और सिलोगिज्म ये आपको यहां पर शॉर्टकट के तौर पे समझना है ताकि क्वेश्चन उतनी ही जल्दी क्विकली हो पाए। दिस प्लान एंश्योर्स बैलेंस्ड कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, PYQs and revisions for SSC CGL reasoning. Stick to the schedule and you will see improvement. आपको अपने शेड्यूल जो आप बना रहे हैं, जो आपने स्केड्यूल तैयार किया है अपना, उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। जो भी आपने प्लान डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में मुझे इतना पढ़ना है, इवनिंग में इतना पढ़ना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतने PYQs करने हैं, उस शेड्यूल पर रहना है। तब आप खुद इस चीज को जब आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, मॉक दे करके। जब आप मॉक दे रहे होंगे तो खुद आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ठीक हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको हम लोग PYQs कहते हैं. Here, a categorized list of 10 to 15 most frequently asked PYQs, previous year questions in reasoning for SSC CGL exams based on recent trend and analysis questions, verbal and non-verbal reasoning. द फर्स्ट वन इज एनालॉजी. अब यहां पर आपको 10 to 15 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ टॉपिक्स बताए जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं. जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्ड एनालॉजी या नंबर एनालॉजी या इमेज बेस्ड जो होते हैं, इन एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बुक के अंदर पेजेस होते हैं, ऐसे ट्री के अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन दे देते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन दैट मीन्स ऑड वन आउट भी कहते हैं इसको, कि फाइंड द ऑड वर्ड. इसके अंदर ऑड वर्ड छांटिए. एप्पल, मैंगो, कैरेट, बनाना. अब इसके अंदर ऑड क्या है, अलग क्या है. अब एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, फ्रूट्स की कैटेगरी में. कैरेट तो फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आता. आफ्टर दैट सीरीज कंप्लीशन. नंबर की हो, चाहे अल्फाबेट की हो, चाहे लेटर सीरीज हो. जैसे 2, 5, 10, 17 दिया हुआ था, अगला नंबर पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए. तो आपने यहां पर सबसे पहले देखा कि 2 से 5 में 3 का गैप है, 5 से 10 में 5 का गैप है, 10 से 17 में 7 का गैप है. तो 3, 5, 7, तो अगले में डिफरेंस कितने का होना चाहिए. जब 3 है, 5 है, 7 है, तो अगले में डिफरेंस 9 का हो जाना चाहिए. तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. आफ्टर दैट कोडिंग डिकोडिंग. चाहे फिर लेफ्टर शिफ्टिंग की बात हो, चाहे सिंबल बेस्ड कोडिंग की बात हो. एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर डॉग को हम लोग 26 कहते हैं. अब डॉग को 26 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डॉग के जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स के अगर प्लेस वैल्यूज को ऐड किया जाए, जैसे D4 पर आता है, O15 पर आ रहा है और G7 पर आ रहा है. इन वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 26 मिलता है. ऐसी कैट के वैल्यूज को जब हम लोग प्लेस वैल्यूज को ऐड करते हैं तो 24 मिलता है. अब इसी तरीके से बैट को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, T20 A1 B2 कितना हो गया, 23 हो गया. आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता रहता है. एग्जाम्पल जैसे रमेश वॉक 5 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड देन टर्न्स लेफ्ट, वॉक 3 किलोमीटर, व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन, या व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चंस लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. अब जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन यहां पर आया है, सिक्स्थ टॉपिक यहां पर आया ब्लड रिलेशन. कॉम्प्लेक्स फैमिलीज ट्रीज के बारे में पूछ लेता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला गया कि A इज B इज फादर, C इज D इज डॉटर, B इज C इज ब्रदर, देन हाउ इज D रिलेटेड टू A. मतलब कोई भी रिलेशन आपको दिया जाता है और किसी से भी किसी का रिलेशन पूछा जा सकता है. आफ्टर दैट सेवेंथ वन इज सिटिंग अरेंजमेंट. चाहे फिर वो लीनियर हो, चाहे सर्कुलर हो. एग्जाम्पल बोला गया कि 5 फ्रेंड्स सिट इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर. 5 लोग एक सेंटर में बैठे हुए हैं सर्कल के और फेस कर रहे हैं. A इज बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में बैठे हुए. D इज टू द लेफ्ट ऑफ E, देन हु सिट्स ऑपोजिट टू A, तो A के ऑपोजिट में कौन है. किसी का ऑपोजिट पूछा जा सकता है, किसी के पड़ोसी का नाम पूछा जा सकता है. यही होता है मेन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में. आफ्टर दैट मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये सिंबल सिचुएशंस होती हैं कुछ. जैसे बोला गया कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब डिवाइड है. तो पूछा जाएगा 5 + 3 - 2 का मतलब क्या होगा. तो पहले प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, और जहां पर माइनस दिया हुआ है उसकी जगह पर आ जाएगा डिवाइड. सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्टेंट निकल के आता है, बॉड मास के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो बॉड मास लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्टेंट होगा वो इसका आंसर होगा. इसी को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. आफ्टर दैट नाइन्थ नंबर इज मिरर एंड वाटर इमेज.
अल्फाबेट पर हो सकती है, शेप बेस्ड हो सकती है। जैसे बोला गया व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अमित, अमित का मिरर इमेज क्या होगा। अब अमित यहाँ पर लिखा हुआ था AMIT, अब इसको जब हमने मिरर के अंदर देखेंगे या वाटर के अंदर देखेंगे तो किस तरीके से AMIT नजर आएगा, ये पूछा गया। आफ्टर दैट 10th वन इज वेन डायग्राम, ओवरलैपिंग सेट्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा जाए, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स 20 लाइक टी, 30 लाइक कॉफी एंड 10 लाइक बोथ, देन हाउ मनी लाइक नाइदर। तो ऐसे कितने लोग हैं, जैसे एक ग्रुप में टोटल 50 लोग हैं, 20 लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, 30 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है। तो पूछा यह गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार देखने को हमें मिल जाते हैं। तो यही होता है मेन बेसिकली वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में। आफ्टर दैट क्वेश्चंस हाई डिफिकल्टी, जिसे हम लोग पजल्स कहते हैं, और पजल के अंदर एडवांस भी हो सकती हैं या एडवांस लॉजिक की पजल्स हो सकती हैं। जैसे 11th नंबर पे सबसे पहले दिया सिलोगिज्म, लॉजिकल डिडक्शन बताया गया। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट दिया गया था, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर बर्ड्स। कंक्लूजन दिया गया कि सम कैट्स आर बर्ड, नो बर्ड इज कैट। तो सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के बेसिस पर या 150 रूल के साथ में जैसे भी करना है, ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस में आ जाता है, एडवांस लेवल क्वेश्चंस में। आफ्टर दैट 12th नंबर इज इनपुट आउटपुट, मशीन बेस्ड रीअरेंजमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे गिवन इनपुट कोई दिया है तो स्टेप फर्स्ट में देखा कि अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। स्टेप 2 में देखा एड टू ऑड नंबर्स, देन व्हाट इज द फाइनल आउटपुट, तो फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए। आफ्टर दैट 13th नंबर इज क्यूब एंड डाइज, विजुअल रीजनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, 3D फिगर, 2D फिगर। एग्जाम्पल, अ क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स। एक क्यूब था जिसको 64 स्मॉलर क्यूब्स के अंदर क्या किया गया, पेंट किया गया। तो बोला गया हाउ मेनी हैव टू फेसेस पेंटेड, ऐसे कितने हैं जिसके दो फेस पेंट होंगे। नाउ 14th नंबर इज मिसिंग नंबर इन मैट्रिक्स। अब ये भी आता है कि मिसिंग नंबर है और वो भी किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। एग्जाम्पल दिया गया, इसे फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स दे रखी थी कि 3 5 7 6 10 14 9 15, तो अगला क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना चाहिए। आफ्टर दैट 15th नंबर इज लॉजिकल सीक्वेंस, जो कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड होता है। स्टेटमेंट जैसे बोला गया कि ऑल लीडर्स आर ऑनेस्ट, मोहन इज अ लीडर। अब कंक्लूजन बोला गया मोहन इज ऑनेस्ट और नॉट। तो इस तरीके से ये आपके लॉजिकली जिन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, वही यहां पर क्वेश्चंस 15th पॉइंट के अंदर बताए गए। आफ्टर दैट नाउ की टेकअवेज। अब यहां पर कीज को समझना है, मेन की फैक्टर्स क्या क्या है जिन पर हमें हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला स्पीड एंड एक्यूरेसी, इस पर विशेष ध्यान रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी पर। देन लॉजिकल एनालिसिस, अरेंजमेंट का हो चाहे रिलेशंस का हो, लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स पजल्स, जैसे सिलॉगिज्म हो गया, क्यूब्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। कॉम्प्लेक्स पजल्स पर बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। फोकस ऑन एनालॉजी, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म, एज दे आर हाईली रेकरिंग, लिखा गया है, मेंशन भी किया गया है यहाँ पर। तो इन टॉपिक्स पर कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब यहां पर दिया गया है कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हो सकती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले यहां पर दिया गया कॉमन एरर इन एसएससी सीजीएल रीजनिंग। कॉमन एरर क्या होनी चाहिए एसएससी सीजीएल रीजनिंग के अंदर। सबसे पहली क्या है, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम
often make some error या some common errors in the reasoning section which can affect their overall score. Below are the most frequent mistakes along with solution. जो बच्चे एसएससी सीजीएल की कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहे हैं वो देखा गया है कि ऐसी काफी बार एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। उन मिस्टेक्स को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किन किन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है और अगर आप वो मिस्टेक कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। द फर्स्ट वन इज मिसइंटरप्रेटिंग क्वेश्चंस। Students often misread or misunderstand the question, leading to incorrect answer. काफी बार हम लोग जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है और कुछ भी आंसर उसका हम लोग कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इनकरेक्ट आंसर घोषित होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बेसिस पर उसका आंसर करें। जैसे एग्जांपल दिया गया, कंफ्यूजिंग ओनली सन और विद सन इन ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन के अंदर सिर्फ सन लिखा है या ओनली सन लिखा है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अब सन लिखा है तो इसका मतलब मे बी क्वाइट भी पॉसिबल कि उस पर्सन के और भी कोई सन हो, और ओनली सन दे दिया इसका मतलब एकमात्र वही सन है, इसके अलावा और कोई सन नहीं है। तो इसीलिए ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट, overlooking hidden patterns. In series, coding, decoding, or analogy questions, students fail to identify subtle patterns. Examples के तौर पे देखें तो missing alternate letter shift in coding problems. काफी बार कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, एनालॉजी के क्वेश्चंस के अंदर देखा जाता है कि बच्चे पैटर्न को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न क्या मूव कर रहा है, ये लेटर्स जो मूव करे जा रहे हैं या इनको +1 किया गया, -2 किया गया, जो भी किया गया, इनको किस जगह पर प्लेस किया जा रहा है, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, उसको किधर शिफ्ट किया जा रहा है, तो उस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दैट, थर्ड वन इज रशिंग थ्रू सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ड्यू टू टाइम प्रेशर, स्टूडेंट स्किप ड्रॉइंग प्रॉपर डायग्राम, लीडिंग टू कंफ्यूजन। काफी बार जल्दी की वजह से कि एग्जाम में जल्दी हो रही होती है, जिस वजह से हम लोग प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन कर लिया, आखिरी में जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सवाल हमसे पूछा गया है इसके अंदर, उसका हमने प्रॉपर आंसर ही नहीं कर पाया, या हम अपनी ही बनाई पजल में, अपने ही सॉल्यूशन में खुद फंस के रह गए हैं। तो इसीलिए प्रॉपर और साफ डायग्राम बनना चाहिए, जिससे आगे जब क्वेश्चंस आप लोग करें उस पजल्स के, तो वो आपको इजीली कर पाए आप उसे। नॉट मार्किंग पोजीशन इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। काफी बार क्या होता है, सिर्फ हमने सर्कल बना लिया, पोजीशन मार्क नहीं करी और बस बिठा दिया। बाद में वो पूछता है कि इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, इसके सामने कौन है, तो उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना है। ये क्या है? गैसिंग रैंडमली विदाउट एलिमिनेशन लीड्स टू अननेसेसरी नेगेटिव मार्क्स। अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं या कुछ अपना क्या करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। काफी बार हम लोग, जिसे हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं तुक्का लगाना, है ना, तो वो काफी बार हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, है ना, ऐसे ही ब्लाइंड गेम खेल देंगे एकदम से। तो वो करना बिल्कुल गलत है। जब तक आप श्योर नहीं है किसी क्वेश्चन के लिए कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है, तब तक आपको उससे आंसर नहीं करना है। जब आप श्योर हो जाए तभी आंसर करें, कोई भी अजम्पशंस नहीं लगानी है। आंसरिंग अनसर्टेन क्वेश्चन विदाउट लॉजिकल रीजनिंग। विदाउट लॉजिक, किसी भी विदाउट लॉजिक के ऐसे ही क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग में ऑलरेडी काउंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज वीक फंडामेंटल इन नॉन वर्बल रीजनिंग। स्टूडेंट स्ट्रगल विद मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड फिगर काउंटिंग ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस।
काफी बार क्या होता है कि हम लोग वर्बल रीजनिंग का सेक्शन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आता है, तो हम लोग वर्बल रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं विद कंपैरिजन टू नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसकी वजह से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जो जा रहे हैं नॉन वर्बल से, वो हमारे कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं और उसमें हमें डिफिकल्टी भी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसके लिए हमेशा क्वेश्चंस को एज वेल एज नॉन वर्बल के सेक्शन को भी ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकरेक्ट आइडेंटिफाइंग वाटर इमेज ऑफ लेटर्स। अब लेटर की किसी की वाटर इमेज पूछ ली, हमने क्या किया, क्योंकि अच्छे से हमने पढ़ा नहीं था नॉन वर्बल, तो कुछ आंसर उसके जैसे सिमिलर दिए हुए थे, उसी आंसर को हमने टिक कर दिया और करना था हमें करेक्ट आंसर को टिक, तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। आफ्टर दैट सिक्स्थ वन इज टाइम मिसमैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट करते हुए चलना है, टाइम को मिसमैनेजमेंट नहीं करना है। Spending too much time on a single question affect the overall attempt rate. जो आपका ओवरऑल अटेम्प्ट रेट है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर आप ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। आप क्वेश्चंस करते हुए जा रहे थे, मान लीजिए 1 से 15 तक बिल्कुल सही चल रहा था, 16th क्वेश्चन कोई सा टिपिकल आ गया और अब आप उस क्वेश्चन पे करके रह गए। नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट इन्वेस्ट करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो मूव कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और फिर लास्ट में जाकर के अगर टाइम बचता है तो आप फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। गेटिंग स्टक ऑन कॉम्प्लेक्स पजल एंड मिसिंग इजियर क्वेश्चन। अब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में फंस गए और आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो इजी दिए हुए थे। अब हमने अगर यहां पर टाइम वेस्ट कर दिया तो आगे के लिए ऑब्वियस सी बात है कि टाइम हमारे पास कम बचेगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि कॉम्प्लेक्स जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको आप स्किप करें और बाद में अगर टाइम बचता है तो दोबारा से उस क्वेश्चंस पर मूव करें। आफ्टर दैट ओवर रिलायंस ऑन शॉर्टकट्स। ब्लाइंडली अप्लाई शॉर्टकट्स विदाउट अंडरस्टैंड लॉजिक लीड्स टू एरर। लॉजिक को जाने बिना, बेसिक्स को जाने बिना ऐसे ही अगर आप लोग शॉर्टकट्स लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी एरर में काउंट होगा, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बोला गया, यूजिंग अ रॉन्ग फॉर्मूला फॉर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। अब कैलेंडर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपने रॉन्ग फॉर्मूला मान लीजिए क्लॉक का यूज कर दिया, या कैलेंडर का ही क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन फॉर्मूले से होना ही नहीं था, फिर भी आप उस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आंसर उसका नहीं आएगा, या आएगा भी तो उसका आंसर गलत आएगा। तो इन सभी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। नाउ सॉल्यूशन टू अवॉइड दीज एरर। अब यहीं पर ही आपको जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं इनके आपको सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बोला गया, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको केयरफुली पढ़ें। अंडरलाइन कीवर्ड्स। एग्जाम्पल जैसे ओनली हो गया, नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये वर्ड्स हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको आप अंडरलाइन करके रखें, ये इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन। तो किसी भी तरीके के एरर से बचने के लिए इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते हुए चलें, जो स्पेशल वर्ड्स हैं। सेकेंड वन इज प्रैक्टिस पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न को समझिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर पैटर्न पेपर एंड मॉक टेस्ट टू इंप्रूव पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं पेपर है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे आपको पैटर्न समझ में आएगा एक कि किस पर्टिकुलर चैप्टर के किस टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग का ये जो पर्टिकुलर नंबर कोडिंग के क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब कि इट इज क्वाइट बी पॉसिबल कि इस साल भी उससे क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर दैट ड्रॉ डायग्राम फॉर पजल्स। जो भी आप पजल बना रहे हैं उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें। ऑलवेज स्केच सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम और सीक्वेंसेस। इसके लिए हमेशा आप लोग क्या बनाएं, डायग्राम्स ड्रॉ करें। आफ्टर दैट अवॉइड ब्लाइंड गैसिंग। ब्लाइंड गैस जैसा अभी पीछे भी बताया गया था, ब्लाइंड गैसेस मत लगाइए।
कि ये नहीं होगा, हो सकता है इसका बी ऑप्शन सही हो, इसका सी ठीक हो। काफी और बच्चे ये भी कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का मैंने सेट सॉल्व किया, उसमें सी ऑप्शन ज्यादा आंसर सही थे, तो एक काम करते हैं इसमें भी सी ऑप्शन ही लगा देते हैं। नहीं, ब्लाइंड गैस नॉट अलाउड। यूज एलिमिनेशन टेक्निक एंड अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन यू आर 70 to 80% श्योर ऑफ। साफ यहां पर बोला गया है, तो एलिमिनेशन टेक्निक्स जो दी गई हैं उनका यूज करें। अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन यू आर 70, जिसमें आप 70 से 80% श्योर है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, उन क्वेश्चंस पर आप टेक्निक लगाएं, उन पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं। ऐसे ही गैस ना करते रहें। 0% चांसेस हैं और आप गैस कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट, स्ट्रेंथन नॉन वर्बल रीजनिंग, प्रैक्टिस मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस डेली। नॉन वर्बल रीजनिंग को काफी बार हम लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसे अवॉइड नहीं करना है। मिरर इमेजेस के क्वेश्चन को, पेपर कटिंग के क्वेश्चन को, क्यूब बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इनको डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करनी है। नाउ सिक्स्थ वन इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब यहां पर टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताई गई है। एलोकेट फिक्स टाइम 30 to 40 सेकेंड पर क्वेश्चन एंड मूव ऑन इफ स्टक। बताया गया कि 30 से 40 सेकेंड क्वेश्चन पर आप एक इन्वेस्ट करें, और अगर आप उसमें स्टक हो रहे हैं तो अपने आप मूव कर जाइए आगे की तरफ। और मैक्स टू मैक्स जा सकता है तो 1 मिनट जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, कि आप 1 मिनट के लिए जाइए उस पर। 1 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी लाभदायक आपके लिए नहीं है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू यू। आफ्टर दैट, सेवेंथ वन इज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स नॉट जस्ट शॉर्टकट्स। कॉन्सेप्ट्स भी देखिए, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। काफी बार कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कुछ घुमा करके क्वेश्चन को दे दिया जाता है जिसमें शॉर्टकट्स नहीं लग रही होती हैं, तो उसे आप कम से कम एटलीस्ट बेसिक से तो कर ही सकते हैं। लर्न द लॉजिक बिहाइंड ईच टॉपिक, जैसे सिलॉगिज्म के रूल्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग की टेक्निक्स हो गई। आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी साथ में रखना है। शॉर्टकट अच्छी चीज है, वो भी आप समझते चलें, लेकिन एज वेल एज आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। बाई चांस अगर शॉर्टकट नहीं लग पा रहा है तो एटलीस्ट बेसिक से तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एडिशनल टिप्स। सबसे पहली एडिशनल टिप है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, एनालिसिस जरूर करिए। टाइम, टेक टाइम्ड मॉक टेस्ट एंड एनालाइज मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए और एनालाइज करिए कि क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं। आफ्टर दैट, टॉपिक वाइज फोकस। टॉपिक वाइज फोकस रखिए, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आप कम कर पा रहे हैं, जिसमें आप अटक रहे हैं, जो आपको बर्डन लग रहा है जिन चैप्टर्स पर, उन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें। जो इजी लग रहे हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान दें। स्ट्रेंथन वीक एरियाज, जैसे सिलॉगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल्स हो गए, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आफ्टर दैट, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। सॉल्व एटलीस्ट 5 ईयर, वैसे तो 10 ईयर बोले जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर तो होना ही होना चाहिए पेपर, टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन ट्रेंड्स, क्वेश्चन के ट्रेंड्स को समझने के लिए। नेक्स्ट वन इज बाय अवॉइडिंग दीज कॉमन एरर्स एंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड preparation, student can significantly improve their SSC CGL reasoning performance। जब आप इन एरर्स को अवॉइड करें, जो टिप्स बताई गई हैं उन टिप्स को समझें, तो अपने आप ये चीज महसूस करेंगे कि अगर आप SSC CGL रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप ही बूस्टअप हो रही होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज की डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट। Here's the list of essential diagrams, flowcharts, and tables for SSC CGL reasoning, along with exam tips to help you prepare effectively। यहां पर कुछ आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट या टेबल्स कुछ दी गई हैं,
समझने के लिए एग्जाम के बारे में। फर्स्ट वन इज एसेंशियल डायग्राम एंड फ्लो चार्ट फॉर एसएससी सीजीएल रीजनिंग। ए सिलोगिज्म, सिलोगिज्म के लिए आगे क्या लिखा है, वेन डायग्राम। पर्पस सॉल्व लॉजिकल डिडक्शन क्वेश्चन, ऑल ए आर बी, सम सी आर ए एक्सेट्रा जो भी है इनको। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम कितने तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज टू सर्कल डायग्राम फॉर टू कैटेगरीज, थ्री सर्कल डायग्राम फॉर थ्री कैटेगरीज। एग्जाम टिप, प्रैक्टिस ड्रॉइंग क्विक वेन डायग्राम टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। फटाफट से वेन डायग्राम बनाइए और एलिमिनेशन मेथड लगाइए, जो ऑप्शंस इससे मैच नहीं कर रहे हैं उनको हटा दीजिए। बी इज सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो। पर्पस सॉल्व क्वेश्चन ऑन प्यूपिल सिटिंग अराउंड अ टेबल और इन अ रो, या तो वो टेबल में बैठे हैं या रो में बैठे हुए हैं या एक सर्कल में बैठे हुए हैं। अब टाइप्स कैसे हैं, सर्कुलर में क्या होगा, फेसिंग इनसाइड या फेसिंग आउटसाइड, और लीनियर में क्या होगा, या तो सिंगल रो होगी या फिर डबल रो होगी। डबल का मतलब दो पैरेलल रोज होंगी। एग्जाम टिप क्या है, ऑलवेज नोट लेफ्ट राइट पोजीशन एंड डायरेक्शन, हमेशा लेफ्ट, और जब कभी भी लीनियर का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट और राइट का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, और स्पेशली जब साउथ फेसिंग बैठे हों पैरेलल रोज के अंदर, तब तो और भी ज्यादा देने की जरूरत है ध्यान। आफ्टर दैट सी इज ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री। पर्पस सॉल्व क्वेश्चंस लाइक ए इज मदर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ सी। एग्जाम टिप, ड्रॉ अ क्विक फैमिली ट्री विद जनरेशंस, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ रहा है उस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देने की जरूरत जो है वो ये है कि क्वेश्चन करते समय, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन करते टाइम पर फैमिली ट्री बनाना बहुत जरूरी है, जनरेशंस को समझना बहुत जरूरी है, कहां कहां पर जनरेशन गैप आ रहे हैं वो समझने की जरूरत है। डी इज डायरेक्शन सेंस, दैट इज पाथ ट्रेसिंग। पर्पस सॉल्व क्वेश्चंस लाइक ए वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट, है ना। एग्जाम टिप क्या है, स्केच अ रफ पाथ विद एरोज, एरोज से उसको बनाइए टू ट्रैक मूवमेंट। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी एक पर्सन है, पहले नॉर्थ की तरफ गया, फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा, 90 मीटर चला, फिर राइट की तरफ मुड़ा, 10 मीटर चला। तो जहां पर भी ये जो मूवमेंट कराया जा रहा है, इसको रोज से आप लोगों को ट्रैक करना है, एरोज बनाते हुए चलना है, तब पता रहे कि कहां से कहां पर जाया जा रहा है। आफ्टर दैट इनपुट आउटपुट फ्लो चार्ट फॉर स्टेप्स। पर्पस सॉल्व मशीन बेस्ड रीअरेंजमेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल वर्ड सॉर्टेड स्टेप वाइज। एग्जाम टिप, नोट द पैटर्न अल्फाबेटिकल रिवर्स शिफ्टिंग पोजीशंस। तो इनपुट आउटपुट के अंदर आपको फ्लो चार्ट को समझना है, कैसे ये मूवमेंट कर रहे हैं, कहां से कहां पर कौन से वर्ड्स जा रहे हैं, उसको समझते हुए क्वेश्चन किया जाएगा। आफ्टर दैट नाउ सेकंड वन इज एसेंशियल टेबल्स फॉर एसएससी सीजीएल रीजनिंग। अब यहां पर कुछ एसेंशियल टेबल समझाई जा रही है। सबसे पहली क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर या फिर नंबर टेबल। पर्पस क्या है, डेसिफर पैटर्न्स लाइक ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और रिवर्स कोडिंग, जैसे z को 1 कहा, y को 2 कहा, x को 3 कहा, तो रिवर्स कोडिंग को भी समझना है और जो आपकी आगे से कोडिंग चलती है उसको भी समझते हुए चलना है। एग्जाम टिप क्या है, राइट डाउन द अल्फाबेट A to Z विद पोजीशन फॉर क्विक रेफरेंस। जल्दी रेफरेंस के लिए कि अगर आप नहीं जल्दी क्विकली आपको जल्दी से याद नहीं हो पा रहे हैं ये, तो एग्जाम के अंदर इसका चार्ट बना लीजिए जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो तब, जिससे कि आपको कोई भी रेफरेंस की अगर नीड हो रही है तो तुरंत आप वहां से देख सके, उसका रेफरेंस ले सकें। बी इज रैंकिंग एंड ऑर्डर
दैट इज पोजीशन टेबल। पर्पस क्या है, जैसे सॉल्व बोला गया था कि ए इज फिफ्थ फ्रॉम द टॉप एंड बी इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको पोजीशंस का ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। टिप क्या दी गई है, यूज अ टेबल विद रैंक्स टॉप बॉटम टू विजुलाइज। हमेशा एक टेबल फॉर्म करिए, हमेशा लाइंस ड्रॉ करिए, जिससे कि पता चल सके कि कौन किस तरफ से बैठा हुआ है। ऊपर से ए है तो वो किधर है, नीचे से बी है तो वो किधर है, बीच में इनके मान लीजिए कोई सी बैठा हुआ है तो वो किस जगह पर है। तो प्रॉपर इसके डायग्राम से, टेबल से ये बात पता चलेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज सी, डेटा सफिशिएंसी, दैट इज डिसीजन टेबल। पर्पस क्या है, चेक इफ गिवन स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर। एग्जाम टिप क्या है, यूज अ यस नो टेबल टू इवेल्युएट ईच स्टेटमेंट। डेटा सफिशिएंसी के अंदर हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके बेसिस पर अपने आंसर को डिसाइड करें। यूज अ यस नो टेबल, यस और नो की टेबल को इवेल्युएट करिए कि यस कब है, नो कब है, फॉर ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के लिए। आफ्टर दैट डी इज एनालॉजी, जिसके अंदर मैचिंग टेबल है। पर्पस क्या है, फाइंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। जैसे डॉक्टर है हॉस्पिटल में मिलेगा तो टीचर कहां मिलेगा, पता है स्कूल में। एग्जाम टिप क्या है, लिस्ट पॉसिबल पेयर, प्रोफेशन, वर्क प्लेस, कुछ पॉसिबल पेयर्स जो होते हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कंट्रीज हैं, कैपिटल हैं, करेंसीज हैं, इनकी एक लिस्ट फॉर्म होनी चाहिए जिससे आपको पता हो कि एनालॉजी के अंदर किस चीज का रिलेशन किस चीज से बनेगा। आफ्टर दैट थर्ड वन इज एग्जाम टिप्स फॉर एसएससी सीजीएल रीजनिंग। अब यहां पर कुछ एग्जाम टिप्स बताई गई हैं। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट बताया गया है, स्पेंड 30 टू 40 सेकेंड पर क्वेश्चन, स्किप लेंदी वंस, लेंदी क्वेश्चंस को स्किप करें, 30 टू 40 सेकेंड पर क्वेश्चन पर टाइम दें। प्रैक्टिस डायग्राम डेली, डेली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, स्पेशली फॉर सिलोगिज्म, सिटिंग एंड रिलेशन। आफ्टर दैट यूज एलिमिनेशन, इन वेन डायग्राम एलिमिनेट इम्पॉसिबल ऑप्शंस फर्स्ट। फोर्थ वन इज मेमोराइज शॉर्टकट्स फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 ये होना चाहिए। और रैंकिंग के लिए टोटल इक्वल्स टू, जैसे रैंक फर्स्ट की रैंक कितनी है, रैंक सेकंड की कितनी है और उसके बाद -1। तो इस तरीके से इसके जो शॉर्टकट्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं रैंकिंग में लगते हैं, वो समझ में आने चाहिए आपको। आफ्टर दैट रिवाइज कॉमन पैटर्न्स, कॉमन पैटर्न्स को रिवाइज करिए। इनपुट आउटपुट यूजुअली फॉलो अल्फाबेटिकल या फिर रिवर्स ऑर्डर, या तो अल्फाबेटिकल या फिर रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहा होता है, उनके पैटर्न्स को क्वेश्चन पर करिए। सिक्स्थ वन इज स्टे काम इन पजल, पजल में काम रहने की कोशिश रखिए, कूल रहने की कोशिश करें। इफ स्टक, अगर फिर भी फंसते हैं तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड रिटर्न लेटर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाइए और बाद में वापस आकर के दोबारा से उस क्वेश्चन को ट्राई करें। फाइनल एडवाइस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर पेपर टू इंप्रूव स्पीड। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करें, मॉक टेस्ट लगाएं और टाइमर लगा करके करें, जिससे कि आपको पता चल सके कितने टाइम में आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पर फोकस करें। रीजनिंग इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन क्वांट, रीजनिंग जो है वो क्वांट से कम टाइम कंज्यूम करता है। एम फॉर 100% एक्यूरेसी, और एम हमेशा ये रहना चाहिए कि 100% एक्यूरेसी हमारी इसके अंदर आए। अगर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो 20 आउट ऑफ 20 मेरे सही होने चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट टू प्रायोरिटाइज। अब यहां पर आपको बताया गया है कि बेसिकली एग्जाम का जो पैटर्न होता है, किस किस चीजों को पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये सब बातें यहां पर समझाई गई हैं। जैसे सबसे पहले अगर मुझे एसएससी सीजीएल करना है तो एसएससी सीजीएल के लिए सबसे पहले मुझे टायर फर्स्ट एग्जाम देना होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं,
जिसके 200 मार्क्स होते हैं। टाइम इसके अंदर 1 आवर का आपको मिलता है। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का रहता है और 0.5 जो है वो इसके लिए ईच रॉन्ग आंसर पर आपकी नेगेटिव मार्किंग काउंट करी जाती है। अगर सेक्शंस की बात करूं तो ये जो 100 क्वेश्चन है इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला क्वांट, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा जीके। क्वांट के अंदर 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और जीके में भी 25 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कुछ फोकस्ड टॉपिक्स की बात करें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे क्वांट के अंदर स्पीड, एक्यूरेसी, फोकस ऑन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एक्सेट्रा, इस तरीके के टॉपिक्स ज्यादा आते हैं। रीजनिंग में बात करूं तो पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ये क्वेश्चंस। इंग्लिश में बात करूं तो ग्रामर रूल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जीके में बात करें तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, ये सब चीजें जीके के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपको कुछ यहाँ पर समझाया गया कि ओवरऑल किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम की स्ट्रैटेजी रहती है, एग्जाम का क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं। नाउ टायर फर्स्ट आपका क्वालिफाई हो जाता है, जो भी कट ऑफ है, उसके बाद टायर 2 होता है। टायर 2 के अंदर जो पहला दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो क्वांट और रीजनिंग का होता है, कंबाइंड पेपर, और इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश और जीके का कंबाइंड होता है, इसके लिए भी आपको 1 आवर टाइम मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 130 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 390 मार्क्स के होते हैं। 390 के कैसे कि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, तो 130 इंटू 3 दैट मीन्स 390। टाइम इसके अंदर ओवरऑल आपको 2 आवर मिलता है दोनों सेक्शंस के लिए। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स, हर क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का है, और -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 नंबर इसमें कटता है हर एक रॉन्ग आंसर पर। ठीक, सेक्शंस में बात करी जाए तो टोटल 4 सेक्शंस हैं। सबसे पहला क्वांट, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी, फोकस ऑन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एक्सेट्रा, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ये सारे। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर के रूल्स पर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग पर। और जीके के 25 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस पर, प्लस करंट अफेयर जो कि लास्ट 6 मंथ्स का है। तो इस तरीके से यहां पर आपको टायर फर्स्ट और टायर 2 एग्जाम दे करके जो भी आप जिस पोस्ट को एम कर रहे हैं उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये एग्जाम का ओवरऑल आपको बताया गया है कि किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है यहां पर। नाउ मेमोरी ट्रिक्स अब यहां पर बताई जा रही हैं। मेमोरी ट्रिक्स, here are 5 to 7 mnemonics and shortcuts to remember key concept in reasoning for SSC CGL। यहां पर कुछ आपको की फैक्टर्स समझाए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला ब्लड रिलेशंस के लिए, ब्लड रिलेशंस के लिए फैमिली, एक जो वर्ड होता है फैमिली, वो फैमिली का मतलब क्या है? एफ का मतलब फादर, ए का मतलब आंट, एम का मतलब मदर, आई का मतलब इन लॉज, एल का मतलब लाइनेज, मतलब आपसे ऊपर जो है जैसे ग्रैंड पेरेंट या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, और वाई का मतलब यंग वंस जैसे सिबलिंग्स हो गए और कजन्स हो गए। शॉर्टकट्स फॉर पजल, ड्रॉ अ फैमिली ट्री एंड यूज प्लस माइनस फॉर जनरेशंस। जनरेशंस या फिर जेंडर्स के लिए हमेशा प्लस और माइनस का यूज करिए। एग्जाम्पल, +1 कर रहे हैं तो पेरेंट के लिए, -1 कर रहे हैं तो चाइल्ड के लिए, ये भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जनरेशंस के गैप को अगर दिखाना है तो सिंगल लाइन से डिनोट करते हुए ऊपर की तरफ नेक्स्ट जनरेशन आएगी। अगर आपसे छोटी है, यंग वन है, तो नीचे की तरफ, आपसे बड़े हैं तो आपसे ऊपर की तरफ, इस तरीके से।
सेकेंड वन इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर विबग्योर का यूज कर सकते हैं फॉर अल्फाबेट पोजीशंस। रिमेंबर रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, इसी तरीके से डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ऐसे करते हुए जाते हैं तो एम का अपोजिट एन आता है। शॉर्टकट क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट लेटर इक्वल्स टू 27। हमेशा जो सम होगा ऑपोजिट लेटर्स का वो ऑलवेज 27 होगा। जैसे 1 और 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, a इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 26। इस तरीके से ये सारे आपको यहाँ पर शॉर्टकट समझाए गए हैं। नाउ द थर्ड वन इज डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के अंदर NESW को हमेशा ध्यान रखिए क्लॉकवाइज ट्रिक के बेसिस पर, कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और उसके बाद वेस्ट। शॉर्टकट क्या है? राइट टर्न इक्वल्स टू मूव क्लॉकवाइज NESW, और लेफ्ट टर्न क्या है? एंटी क्लॉकवाइज NWSE। तो नॉर्थ से चलते हुए एक बार क्लॉकवाइज में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज में हमने यहां पर मूवमेंट किया है, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। आफ्टर दैट फोर्थ वन इज सिलोगिज्म। सिलोगिज्म के अंदर क्या है? AEIO रूल्स ये लगते हैं। रिमेंबर द हायरार्की। जैसे ए का मतलब ऑल हो गया, आई का मतलब सम हो गया, ई का मतलब नो हो गया और ओ का मतलब सम नॉट हो गया। रूल क्या है कि इफ अ स्टेटमेंट हैज नो, द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। शॉर्टकट क्या है? यूज वेन डायग्राम फॉर क्विक एलिमिनेशन। हमेशा वेन डायग्राम्स का यूज करें क्विक एलिमिनेशन के लिए। वेन डायग्राम्स मस्ट बी यूज्ड। नाउ फिफ्थ वन इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देवास अप्रोच का यूज कर सकते हैं। कॉमन पैटर्न्स क्या है? डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव, +2 +4 +6। इंटरचेंज ऑल्टरनेट पैटर्न हो सकता है। वेरिएंस का मतलब स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। अर्थमेटिक APGP कोई भी रूल लग सकता है। एस स्पेशल प्राइम या फिर फैक्टोरियल्स हो सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? चेक डिफरेंसेस फर्स्ट देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले कोई भी अगर आपकी सीरीज आ रही है नंबर सीरीज, तो पहले आपके नंबर्स के बीच में डिफरेंस को चेक करें। जब नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता चलेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे की अप्रोच लगाई जाए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया जाए। सिक्स्थ वन इज कैलेंडर ट्रिक। कैलेंडर ट्रिक के अंदर एंकर फॉर्मूला चलता है। डे कैलकुलेशन फॉर एनी डेट। अगर डे फाइंड आउट करना है तो ए का मतलब एड, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर ऑफ सेट। नोट लीप ईयर 29 फरवरी है प्लस 1 डे होगा। कास्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 होते हैं तो 7 के मल्टीपल्स में रहेगा। हाईलाइट द रिमाइंडर, मैच विद डे, 0 इक्वल्स टू संडे, 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब ट्यूसडे होता है। इस तरीके से ये चलता हुआ जाना है। शॉर्टकट क्या है? 2000 से लेकर के 2099, यूज 6 प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से यहां पर कुछ शॉर्टकट्स बताई गई हैं आपको, किससे रिलेटेड? कैलेंडर से रिलेटेड। नाउ सेवेंथ वन इज सिटिंग अरेंजमेंट क्लॉक रूल। ये क्या है? फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए काउंट टोटल सीट्स, टोटल सीट्स काउंट करिए। लुक फॉर फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशंस को देखिए। जैसे ए फेसेस नॉर्थ दिया गया है। ऑपोजिट सीट्स को देखिए, टोटल +1 माइनस पोजीशन हो गया। चेक लेफ्ट एंड राइट बेस्ड डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट बेस्ड डायरेक्शंस को देखिए। कीप ट्रैक ऑफ गैप्स, गैप्स को ट्रैक करें। क्या 2 सीट्स बिटवीन एक्स एंड वाई दिया हुआ है या 5 सीट्स है या इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। शॉर्टकट क्या है? फॉर लीनियर रोज, जो लाइन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेफ्ट राइट इक्वल्स टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना ऑर्डर को। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज बोनस। अब बोनस भी यहां पर बताया गया है क्या?
मिरर या फिर वाटर इमेज के कैप रूल को समझाया गया है। जैसे क्लॉकवाइज है लेटर्स का बी सी डी एक्सेट्रा, चेंज डायरेक्शन इन मिरर। एसिमेट्रिक letters F, G, J flip vertically horizontally. Perfectly symmetric letters A, H, O remain unchanged, ये हमेशा unchanged रहते हैं, चाहे आप वाटर में देखें चाहे आप मिरर के अंदर देखें। जैसे अगर आप AHO है, अब AHO को अगर आप मिरर के अंदर देखेंगे तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहीं पर अगर आप वाटर के अंदर देखेंगे तो A चेंज होगा, लेकिन H जो है वो वैसा ही रहेगा और O जो है वो भी वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से ये बताया गया। आफ्टर दैट X है, X वाटर में देखें मिरर में देखें सेम ही रहना है। नेक्स्ट क्या है, फॉर नंबर्स 018 आर मोस्टली अनचेंज्ड। 018 जो होते हैं ये मोस्टली अनचेंज्ड रहते हैं। These mnemonics and shortcuts will help you recall key reasoning concepts quickly during SSC CGL exam. Practice applying them to past paper for better retentions. तो पेपर को अच्छी तरीके से करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ एक्सपेक्टेड वेटेज, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड वेटेज की कि कितना किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। द एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट एग्जाम इंक्लूड्स अ रीजनिंग सेक्शन ऑफिशियली कॉल्ड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कहते हैं ऑफिशियली, दैट कैरीज 50 मार्क्स। Below is the typical mark distribution and trend analysis for reasoning in SSC CGL. तो यहां पर आपको चार्ट के से बताया गया है कि टायर फर्स्ट के अंदर रीजनिंग के लिए जो 50 मार्क्स का पेपर होता है, यहां पर इसका आपको ट्रेंड एनालिसिस समझाया जा रहा है कि किस सेक्शन से कितना वेटेज है। जैसे सबसे पहले यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया टायर फर्स्ट का। अगर मैं यहाँ पर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 से 10 नंबर अप्रोक्सीमेटली। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन, 6 to 8 मार्क्स। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करूं या सिलॉगिज्म या मैथमेटिकल ऑपरेशन की, ये 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं 4 से 6 नंबर के बीच में। लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट असम्पशंस की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन, 6 से 8 मार्क्स। सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस और 6 से 8 मार्क्स। अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, पजल्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, इसके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 to 8 मार्क्स। क्लॉक कैलेंडर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस की बात करी जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 से 6 नंबर। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिक्स, कोडिंग और कोर्स ऑफ एक्शन की बात करी जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन और 3 से 6 नंबर आते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज की बात करी जाए, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एम्बेडेड फिगर की तो 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 4 नंबर के। और फिगर कंप्लीशन एंड पैटर्न सीरीज की बात करी जाए, एनालॉजी या क्यूब डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन जो कि 4 से 6 नंबर तक पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको टायर फर्स्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वेटेज दिया हुआ है कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसका कितना वेटेज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टायर 2। सबसे पहले यहां पर दिया गया एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज की बात करी जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 15 से 18 मार्क्स अकेले इससे कवर हो जाते हैं। आफ्टर दैट कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन, 12 से 15 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलॉगिज्म और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, 6 से 9 मार्क्स तक। आफ्टर दैट लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करूं तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन से 4 से 5 क्वेश्चन, 12 से 15 नंबर तक। सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से 4 से 5 क्वेश्चन, 12 से 15 नंबर। अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, पजल्स या इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर की बात करी जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन,
9 से 12 नंबर तक। क्लॉक, कैलेंडर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से बात करी जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस और 6 से 9 नंबर। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, कोर्स ऑफ एक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन, 9 से 12 नंबर तक। मिरर एंड वाटर इमेज की बात करी जाए या पेपर फोल्डिंग या कटिंग, एम्बेडेड फिगर से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 से 6 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें नंबर्स। फिगर कंप्लीशन, पैटर्न सीरीज, एनालॉजी या क्यूब एंड डाइस की बात करी जाए तो 6 से 9 मार्क्स तक अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन और 6 से 9 मार्क्स तक वेटेज इसका रहता है। तो ये आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए हैं टायर फर्स्ट और टायर 2 के। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस रीसेंट ईयर। अब जो रीसेंट ईयर्स के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उसका यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस आपको समझाया जा रहा है। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग वेटेज ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। हाल फिलहाल के रीसेंट एग्जाम्स की अगर बात करी जाए तो उसमें लॉजिकल से और एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं विद कंपैरिजन टू नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग। जैसे सिलॉगिज्म हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं। सेकंड वन इज डिक्रीजिंग एम्फेसाइज ऑन रूट बेस्ड क्वेश्चंस लाइक ओल्ड स्टाइल एनालॉजीज। बहुत ज्यादा ओल्ड स्टाइल एनालॉजीज जो हैं उनके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। स्पेशली जो नई तरीके की जो एनालॉजीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उन पैटर्न्स पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। थर्ड वन इज मोर एम्फेसाइज ऑन विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, जैसे मिरर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, डाइज, क्यूब, क्यूबॉइड हो गए, इन पर ज्यादा ध्यान है। आफ्टर दैट मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स हो गया, ऑपरेशंस हो गए, है ना, ये कंसिस्टेंटली आस्क्ड, हमेशा ही इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। नाउ फिफ्थ वन इज ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस रिमेन्स मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। ये भी कहीं ना कहीं मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज की टेकअवेज। अब यहां पर की फैक्टर्स क्या बताए गए हैं? की फैक्टर सबसे पहला यहां पर दिया गया है कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। मॉडरेट टॉपिक्स कौन से हैं? जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन हो गया। लो स्कोरिंग बट इंपॉर्टेंट, लो स्कोरिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। मिरर इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, ऑफन ट्रिकी। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज क्रूशियल एज रीजनिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। स्पीड और एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते टाइम पर। ज्यादा टाइम भी नहीं लगाने देना है किसी क्वेश्चन पर, और एक्यूरेसी के साथ में करना है। अगर मैं 20 क्वेश्चन करके आ रहा हूं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 20 के 20 क्वेश्चन मेरे ठीक हों। ये चीज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्सेप्ट मैप। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझाया गया है मैपिंग से। Certainly below is a structured mind map outlining the SSC CGL reasoning syllabus covering all major topics and subtopics। SSC CGL रीजनिंग सिलेबस माइंड में। अब यहां पर आपको सिलेबस समझाया जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो वर्बल रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, देन सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज सीरीज, coding decoding, blood relations, direction and distance, ranking and ordering, alphabet and word test, mathematical operations, Venn diagram। इन सभी पर ही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया वर्बल रीजनिंग का आपका सिलेबस। आफ्टर दैट नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल में आ जाता है मिरर एंड वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन, क्यूब एंड डाइज, काउंटिंग फिगर्स, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द थर्ड वन इज
लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या है? सबसे पहले सिलोगिज्म, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, फोर्थ वन इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, कोज एंड इफेक्ट, एंड आफ्टर दैट लॉजिकल वेन डायग्राम। ये 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। लॉजिकल का अलग है, नॉन वर्बल अलग है और वर्बल सेक्शन अलग है। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहां पर ये बताने के बाद यहां पर बताया गया है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जैसे लीनियर अरेंजमेंट है, सिंगल या फिर डबल रो, सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड, स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस्ड अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल्स, शेड्यूलिंग पजल्स हो गए डे मंथ टाइम बेस्ड पर, कंपैरिजन पजल्स हो गए एज हाइट या फिर वेट के बेसिस पर। ये बात यहां पर समझाई जा रही है। आफ्टर दैट मिसलेनियस टॉपिक, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स और होते हैं, वो क्या है? जैसे मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, एंगल टाइम कैलकुलेशन वाले, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इनपुट आउटपुट, मशीन कोडिंग हो गया। ये आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड करके पूरा का पूरा ये आपको कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पर समझाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज visual representation, that is simplified mind map for SSC CGL रीजनिंग। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर मिरर एंड वाटर इमेज, क्यूब एंड डाइज। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सिलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसलेनियस। This structured breakdown ensures all reasoning topic for SSC CGL are covered systematically. Let me know if you do like a more detailed explanation on any subtopics. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस जो है वो समझाया गया है कि कहाँ से कितने सेक्शंस में ये डिवाइड है, कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड एनालिसिस आपको बताए गए हैं। ये सभी बातें आपको यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू बताई गई हैं। नाउ एग्जाम स्ट्रेटजी। अब एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एफिशिएंटली अटेम्प्टिंग द रीजनिंग सेक्शन इन द एसएससी एग्जाम requires a smart strategy for time allocation, question selection, and accuracy. Here are the step by step approach. यहाँ पर कुछ आपको अप्रोचेस समझाई गई हैं ताकि आप स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है एग्जाम के अंदर। वही बातें यहाँ पर पॉइंट्स बाय पॉइंट आपको बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। 2024 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न समझिए। टोटल क्वेश्चन रीजनिंग की मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन टायर फर्स्ट में 25 आए और टायर 2 के अंदर 30 क्वेश्चन आए। +2 मिल रहे थे फॉर करेक्ट और -0.5 हो रहा था रॉन्ग। ये किस में? टायर फर्स्ट में। टायर 2 के अंदर +3 मिल रहा था करेक्ट के लिए और -0.75 हो रहा था रॉन्ग के लिए। किसके अंदर? टायर 2 के अंदर। टाइम एलोकेटेड की बात करूं तो 20 से 25 मिनट टायर फर्स्ट के लिए आपको टाइम मिल रहा है और टायर 2 के लिए 30 to 35 मिनट्स एलोकेट करे गए हैं। क्वेश्चन सीक्वेंस एंड टाइम एलोकेशन की बात करी जाए तो फर्स्ट राउंड 5 to 8 मिनट सॉल्व इजी एंड क्विक क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले वो जो इजी हैं और जो क्विक क्वेश्चन क्विकली हो सकते हैं, पहले उन्हें क्वेश्चन करिए 5 से 8 मिनट के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनके क्वेश्चंस को पहले कर लें। आफ्टर दैट सेकंड राउंड जब आप बनाए, सेकंड राउंड में 10 से 12 मिनट में मूव टू मॉडरेट क्वेश्चंस। मॉडरेट क्वेश्चंस पर मूव करें। एग्जाम्पल जैसे सिलोगिज्म हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गए, वेन डायग्राम हो गए। थर्ड राउंड के अंदर 5 to 7 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग वंस। डिफिकल्ट को चूज करें, जैसे कॉम्प्लेक्स पजल हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई,
और स्किप करें इनको, ये भी बता देता हूं। अगर आप इसमें थर्ड राउंड में फंस रहे हैं क्वेश्चंस में, तो इसे स्किप करें इफ स्टक, अगर आप फंस रहे हैं तो। आगे चले, आगे चल के जब टाइम बचता है लास्ट में, तो एक बार फिर से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। अब यहां पर स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग टॉपिक, आपको हमेशा उनको प्रायोरिटी देनी है जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग, 5 to 10 सेकेंड पर क्वेश्चन। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 10 से 15 सेकेंड। सीरीज की बात करी जाए तो 15 से 20 सेकेंड। ब्लड रिलेशन 20 से 30 सेकेंड तक का टाइम जाना चाहिए। आफ्टर दैट अवॉइड टाइम ट्रैप्स, टाइम ट्रैप से बचना है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स पजल आ गई, तो कॉम्प्लेक्स पजल स्किप फॉर 2 मिनट वेस्टेड। मतलब अब आप ये देखिए कि कॉम्प्लेक्स पजल में आप 2 मिनट अपने बर्बाद कर चुके हैं और फिर भी नहीं हो रही है, तब आप उसको स्किप करें और आगे चलें। नॉन वर्बल मिरर वाटर इमेज इफ अनश्योर मार्क लेटर। अगर आप नॉन वर्बल को कर रहे हैं, मिरर और वाटर को, और आप अनश्योर हैं, तो उसको आप बाद के लिए छोड़ दें, किसे हम बाद में देखेंगे। यूज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है एग्जाम के अंदर। इन सिलोगिज्म एंड वेन डायग्राम एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट। हमेशा जब कभी भी आप क्वेश्चंस करें सिलोगिज्म और वेन डायग्राम के, तो हमेशा इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। आफ्टर दैट फोर्थ वन इज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। जैसे एम फॉर 20 प्लस करेक्ट इन टायर फर्स्ट, कोशिश ये रहनी चाहिए कि 20 प्लस मेरे करेक्ट होने चाहिए टायर फर्स्ट में, और टायर 2 के अंदर 25 प्लस मेरे करेक्ट होने चाहिए। अवॉइड ब्लाइंड गैसिंग, ब्लाइंड गैसिंग से बचना है कि हो सकता है इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। 2024 का मैंने पेपर देखा, उसमें रीजनिंग के सी ऑप्शन बहुत ठीक थे, तो सी ही को लगा देते। नहीं, ब्लाइंड गैसिंग इज नॉट अलाउड। नेगेटिव मार्किंग हर्ट्स, नेगेटिव मार्किंग होगी जिससे आपके पॉजिटिव नंबर्स को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। इफ अनश्योर स्किप एंड रिविजिट लेटर। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर के अनश्योर हैं कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आप उस टाइम के लिए उसको स्किप कर दें और उसको आप रिविजिट करें बाद में। हो सकता है कि ऐसा हो कि उस टाइम पर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या उस टाइम पर कोई बात फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, बाद में जब आप थोड़ी देर बाद आए तो वो एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए, ये भी हो सकता है। फिफ्थ वन इज फाइनल चेकलिस्ट। अब फाइनल चेकलिस्ट बना के चलें। फर्स्ट 10 मिनट सॉल्व 10 to 12 इजी क्वेश्चन। पहले 10 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट मॉडरेट क्वेश्चंस को करना है, और लास्ट के 5 मिनट में रिव्यू मार्क्ड क्वेश्चन। लास्ट के जो 5 मिनट के अंदर रिव्यू करना है उन क्वेश्चंस को जो आपने मार्क करे हैं, कि इसको मैं बाद में करूंगा, इसको बाद में करूंगा, उन क्वेश्चंस को एक बार मार्क कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। सिक्स्थ वन इज एडिशनल टिप। एडिशनल टिप क्या बताई गई? जैसे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को करिए टू इम्प्रूव स्पीड, स्पीड को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सेकंड वन बनाया गया यूज शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स का यूज करें सिलोगिज्म के अंदर। जैसे ऑल ARB है, सम ARB है, यहाँ पर शॉर्टकट्स लगाए। स्टे काम, हमेशा काम, गुस्से में नहीं, आराम से स्मूथली कूल माइंड से क्वेश्चंस को करें। इफ स्टक मूव ऑन, अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो मूव कर जाइए आगे, बाद में करिए उसको आकर के। बाय फॉलोइंग दीज स्ट्रेटेजी यू कैन मैक्सिमाइज बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी इन द रीजनिंग सेक्शन। अगर आप ये जो स्ट्रेटेजीज आपको समझाई गई हैं, इन स्ट्रेटेजीज को अगर आप लेकर के चल रहे हैं, इन स्ट्रेटेजीज को अगर आप समझ रहे हैं, तो इससे आपकी स्पीड भी बूस्टअप होगी, और एज वेल एज आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी कहीं ना कहीं बूस्टअप होगी। और इससे आगे के जो एग्जाम्स हैं, आगे के जो आपकी और प्रिपरेशंस है, उससे आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली फॉर रीजनिंग सेक्शन। इस स्ट्रैटेजी को, इस तरीकों को सभी को आपको समझते हुए चलना है। मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।